कल गुप्त वंश पढ़ा रहे थे आपको, और उसकी आज प्रशासनिक व्यवस्था और देख लेते हैं गुप्त वंश की, ठीक है ना। तो गुप्त वंश जो है वो किसके सामंत थे? ये कुषाण वंश से ही निकला था गुप्त वंश, ठीक है। तो गुप्त वंश में और देख लेते हैं। तो उस समय क्या था, राजतंत्र हुआ करता था, उस समय राजतंत्र हुआ करता था। तो जो न्यायिक व्यवस्था होती थी उसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, मतलब राजा ही होता था, राजा ही न्याय करता था। और सबसे छोटा अगर देखें, सबसे छोटी इकाई देखें राजतंत्र की, तो वो ग्रामिक होता था। जो गांव का प्रधान होता है वो ही सबसे छोटी इकाई होती थी, ग्रामिक। और उस समय जो आर्थिक व्यवस्था थी वहाँ की, है ना, तो कृषि और गाय पर ही आर्थिक व्यवस्था जो थी आधारित थी। कृषि से गेहूं पे टैक्स लिया जाता था, गेहूं ले लेते थे, मतलब गेहूं से मतलब अनाज, कोई भी अनाज हो तो अनाज टैक्स के रूप में लेते थे। और जिसके पास गाय होती थी उससे दूध वगैरह ले लेते थे, ये टैक्स चलता था। भाषा अगर देखें तो उस समय संस्कृत भाषा जो थी, गुप्त वंश में ही संस्कृत भाषा प्रचलन में थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो दूसरा था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश में जो था शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसने क्या करा था, शक शासकों को मार के, है ना, शक शासकों को मार के कौन सी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। तो वो संस्कृत भाषा जो थी, संस्कृत भाषा के 9 विद्वान थे, मतलब वहाँ पर, जिसमें कालिदास वगैरह सब मैंने कल बताया था आपको इसके बारे में। और हिंदू धर्म का जो आज हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं, हिंदू धर्म का जो भी हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं, यह कहाँ से आया है? ये आया है गुप्त वंश से ही आया है। तो 400 से 600 ईस्वी, 400 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक गुप्त वंश चला था। इसमें विदेशी यात्री भी आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। विदेशी यात्री कौन आया था? तो फाहियान आया था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने लिखी थी फो क्यू की, फाहियान ने लिखी थी फो क्यू की। और गुप्त वंश के समय जो है भैया छुआछूत वगैरह भी सब ये चलता था, और सती प्रथा भी थी। छुआछूत, सती प्रथा तो बहुत बेकार था, है ना। मतलब दोनों के लिए होना चाहिए सती प्रथा अगर है, मतलब पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा जलाते थे, और अगर पत्नी मर जाए तो पति को जिंदा नहीं जलाते थे, तो ये गलत था। उसको भी ले पकड़ के लाना था, भैया पत्नी मर गई है तो पति को भी जलाओ, नहीं ऐसा नहीं करते थे। दलितों को चांडाल कहते थे, कितनी गलत बात है। अब किसी ने कहीं जन्म ले लिया है छोटी जाति में तो उसको चांडाल कह रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये एक मतलब धब्बा है, मतलब बहुत बेकार बात है। दलितों को चांडाल या आताएं के कहते थे, आताएं के। और उस समय गुप्त काल में अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी थी, गौतम बुद्ध की। कहाँ पर? अफगानिस्तान के बामियान में, ठीक है ना। उसको भी वहाँ के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। और देखें तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में कब बनी? गुप्त काल में बनी हुई है। अजंता की गुफाएं में जैन, बौद्ध और हिंदू सबके लिए समर्पित है वो गुफाएं। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं मांडू में बनी है, बाघ की गुफाएं गुप्त काल में ही बनी है। तो जो हर्षवर्धन, जो अपना चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने राजधानी कहाँ रखी थी? तो उसने राजधानी रखी थी कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश में है कौशाम्बी। कौशाम्बी को राजधानी बनाया था। और इनके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। सबसे बड़े अधिकारी को अमात्य कहते थे, जो आज के डीएम के बराबर होता है। और महिलाओं को भी इसके अंदर देवी दासी होती थी, ठीक है ना। गुप्त काल के समय महिला जो है देवी दासी होती थी, मतलब पूजा पाठ वगैरह ये सब कर सकती थी वो, और शिक्षा भी वो ग्रहण कर सकती थी, ठीक है। भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था गुप्त काल को, भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल, ठीक है। बाल विवाह, उस समय बाल विवाह भी होते थे भैया, ये अच्छी बात नहीं थी। बाल विवाह वगैरह, सती प्रथा उस समय थी, ये अच्छी बात नहीं थी, ठीक है। और घूंघट प्रथा भी थी उस समय। तो अब तो ये सब हट गया है, मगर बाल विवाह तो अब देखे तो आज भी मतलब हो जाता है, मगर अब उतना नहीं रहा है, बहुत कम होता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पढ़ाया है आपको। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और गुजरात के अंदर
एक राज्यपाल था, उसको कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने कि यार सुदर्शन झील बनवाओ। तो क्वेश्चन अगर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे कहा था कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाए, तो राज्यपाल कौन था? उसका नाम था पुष्यमित्र वैश्य। क्या नाम था भैया? पुष्यमित्र वैश्य। ठीक है। और दूसरा जो सुदर्शन जो झील थी उसका पुनः निर्माण भी करवाया था। ठीक है, 3 बार हो गया उसका पुनः निर्माण। तो निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवा दिया था। ठीक है ना। कौन से राज्यपाल से कहा था? गुजरात के राज्यपाल थे पुष्यमित्र वैश्य से कहा था। फिर इसका पुनः निर्माण करवाया सम्राट अशोक ने। राज्यपाल कौन था उस समय? तो शास्य। फिर आएगा रुद्रदामन, इसने भी पुनः निर्माण करवाया। और राज्यपाल कौन था उस समय? सुविशाख। कौन था? सुविशाख। और स्कंदगुप्त जो था राजा, तो इसने भी पुनः निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। और गुजरात में उस समय राज्यपाल जो था कौन था? तो वो था पाणिदत्त। ठीक है, ये सब नाम याद रखना। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इधर आइए जरा, वर्धन वंश के बारे में देख लेते हैं। वर्धन वंश जो है वो किसके सामंत थे? वर्धन वंश। वर्धन वंश जो थे गुप्त वंश के ही सामंत थे। तो वर्धन वंश चालू होता है तो वर्धन वंश के संस्थापक अगर देखें तो पुष्यभूति वर्धन हो जाएंगे। वर्धन वंश के संस्थापक कौन होंगे? तो पुष्यभूति वर्धन हो जाएंगे। पुष्यभूति वर्धन के बाद आएंगे प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें होंगी, राजश्री वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब इनके साथ देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है ना। ये हो गया पुष्यभूति वर्धन, प्रभाकर वर्धन और इनकी 3 संतानें होंगी। ठीक है, राजश्री वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब जो वर्धन वंश था वो कहाँ पर था? वो थानेश्वर में था, यहाँ पर था। ये भारत का नक्शा बनाया है, थानेश्वर में वर्धन वंश था। ये वाला जो एरिया है कन्नौज वाला एरिया, यहाँ पर कौन सा राजा था? तो यहाँ पे था गृहसेन। कौन सा राजा था यहाँ पर? गृहबर्मन। गृहबर्मन, यहाँ पर राजा था गृहबर्मन। ठीक है, ये हो गया गृहबर्मन। तो किसकी शादी हो गई भैया? राजश्री की शादी कहाँ हो गई? गृहवर्मन से हो गई। राजश्री की शादी कहाँ पर कर दी गई? गृहवर्मन से कर दी गई, मतलब यहाँ पे कर दी गई। यहाँ मैं आर बनाया था और राजश्री का आर, यह शादी हो गई। अब गृहवर्मन जो है उसका शत्रु कौन था? मालवा में, उसके नीचे ये मालवा क्षेत्र था, इसी में कौन था? देवगुप्त था। देवगुप्त था। तो क्या करा? देवगुप्त ने गृहवर्मन पे आक्रमण कर दिया और गृहवर्मन को मार दिया। किसने आक्रमण करा? देवगुप्त ने आक्रमण कर दिया गृहवर्मन। और किसको मार दिया? गृहवर्मन को मार दिया। और जो राजश्री थी वो कहाँ की ओर भाग गई? वो नेपाल की ओर भाग गई। कहाँ की ओर भाग गई? नेपाल की ओर भाग गई, जंगलों में। अब देखो भैया, अब जब ये देवगुप्त ने किसको मार दिया? गृहवर्मन को मार दिया। तो फिर हर्षवर्धन, ये राजवर्धन जो था, राजवर्धन आया। राजवर्धन अपनी सेना लेकर के आया। ये राजवर्धन अपनी सेना लेकर के आया और किसको मार दिया? देवगुप्त को मार दिया। किसको मार दिया? देवगुप्त को मार दिया। अब देवगुप्त का एक दोस्त था, कहाँ पर? यहाँ पर बंगाल में। बंगाल को उस समय पहले गोण कहते थे। तो शशांक क्या था? गोण शासक था। तो शशांक ने कहा कि तुमने हमारे किसको मार दिया? मित्र को मार दिया, अब हम भी तुम्हें मारेंगे। तो शशांक आया तो शशांक ने किसको मार दिया? शशांक ने मार दिया राजवर्धन। लो भैया, राजवर्धन भी खत्म हो गए। अब राजवर्धन का भाई आता है, क्या नाम था? हर्षवर्धन। इसकी उम्र महज 15 साल थी। हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन किसको मार देता है? हर्षवर्धन जाता है और शशांक को मार देता है। ठीक है ना। हर्षवर्धन किसको मारता है? शशांक को मार देता है। अब ये इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हो गया है हर्षवर्धन। ठीक है ना। और शशांक जब किसको मार के राजवर्धन को मारने के लिए आता है और जब वापस लौटता है तो वो थोड़ा बोध गया में रुक जाता है। यहाँ पर उसको क्या दिखाई देता है? बोधि वृक्ष दिखाई देता है। तो वो बोधि वृक्ष को कटवा देता है। तो बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो बोधि वृक्ष को गौण शासक शशांक ने कटवाया था। ठीक है ना। खैर उस जगह पे तो अभी भी तो पेड़ उग गया है वापस से, मगर वो अभी 6वीं शताब्दी में वो चल रहा है। 6 शताब्दी हो चुकी है उसको, मतलब वो उगता है, नष्ट होता है, फिर पेड़ बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। हर्षवर्धन भी विद्वान था भैया, उसने भी पुस्तकें लिखी थी। हर्षवर्धन ने लिखी थी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की पुस्तक थी। और हर्षवर्धन के दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने क्या लिखी थी, हर्षचरित्र लिखी थी। बाणभट्ट ने क्या लिखी थी, हर्षचरित्र। और कौन सी पुस्तक लिखी थी, कादम्बरी, प्रमुख पुस्तक थी, मतलब कादम्बरी भी, ठीक है। किसने लिखी थी, कादम्बरी, ये लिखी थी बाणभट्ट ने। और हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री भी आया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था, चीनी यात्री, ह्वेनसांग। कौन आया था, ह्वेनसांग, ठीक है ना, ह्वेनसांग भी आया था। और वो पहले आकर के क्या रहा, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो टीचर भी बन गया। टीचर कहाँ बन गया, नालंदा विश्वविद्यालय में वो शिक्षक भी बन गया, ठीक है। और ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, CU की। ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखी थी CU की। उसमें लिखा था कि चोर और डाकुओं का स्वर्ण काल है। हर्षवर्धन काल जो था, तो चोर और डाकुओं का स्वर्ण काल भी काल कहा गया, ठीक है ना। हर्षवर्धन जो था वो क्या था, हिंदू धर्म को मानता था, मगर उसका रुझान जो था वो बौद्ध धर्म की ओर भी था। तो इसीलिए वो हर 5 साल में एक मेले का आयोजन करता था, जिसको मोक्ष परिषद कहा जाता था। और उस मोक्ष परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया था, ह्वेनसांग को बनाया था। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।